बात 1822 के आसपास की है। पंजाब के नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर के आसपास पूरी गर्मियों के मौसम के दौरान काफ़ी दिक्कतें देखने को मिली और ये मुसीबत बढ़ती ही जा रही थी। दो विदेशी कमांडरों जीन फ्रैंकोइस अलाड और जीन बैप्टिस्ट वेंचुरा ने कुछ महीने पहले ही लाहौर दरबार की सेना को ज्वाइन किया था। दरबार के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करने के इरादे से फ़कीर अजीजुद्दीन पेशावर पहुंचे थे, जहां पर यार मोहम्मद ने उनका शानदार स्वागत किया और उनके सम्मान में शहर को रोशन करने का हुक्म दिया। शहर की जगमगाहट वाकई में देखते बनती थी। दोस्तों, ये पंजाब का खैबर पख्तूनख्वा का इलाका था जो आजकल पाकिस्तान में है। यहाँ उस वक्त ट्राइब्स का दबदबा था। फ़कीर अजीजुद्दीन के इस स्वागत ने ये संदेश दे दिया कि यार मोहम्मद ने लाहौर दरबार की सत्ता को स्वीकार कर लिया है। यार मोहम्मद और उसके भाई दोस्त मोहम्मद ने महाराजा रणजीत सिंह के लिए अपना विश्वास जाहिर किया और जितना भी अब तक दरबार का बकाया था वो पैसा और घोड़े वगैरह देकर चुकता कर दिया। महाराजा ने गोहरबार नाम के घोड़े की मांग की थी, जो कि एक अच्छी नस्ल का पर्शियन घोड़ा था जिसको पूरा नहीं कर पाए, तो इसके लिए उन्होंने नम्रता के साथ माफ़ी मांगी। अजीजुद्दीन पूरी तरह से खुश होकर लाहौर वापस लौट गए। वो तो वापस लौट गए, लेकिन पेशावर के इलाके में मुसीबत की शुरुआत हो गई। वहाँ के पठान कबीलों ने यार मोहम्मद के खिलाफ खुली बगावत कर दी और उनको भड़काने वाला कोई और नहीं, खुद उनका अपना भाई अजीम खान था। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महकता इंडिया पर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नौशेरा की लड़ाई, जिसको बैटल ऑफ नौशेरा कहते हैं, और जिस लड़ाई के दौरान एक महान योद्धा अकाली फूला सिंह बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। फ़कीर अजीजुद्दीन के जाते ही अजीम खान ने अपने फायदे के लिए वहाँ के पठान कबीलों की धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया, ये कहकर कि पठानों को काफिरों की गुलामी से आज़ाद करवाना है। एक बार फिर से खैबर के बंजर इलाकों में जिहाद की गूंज सुनाई देने लगी और कुछ ही दिनों के अंदर 25,000 से ज़्यादा गाजी, जिनमें ज़्यादातर यूसुफजई और खटक कबीले के लोग शामिल थे, अपनी मर्जी से पैगंबर के हरे झंडे के नीचे लड़ने और जीतने या फिर मरने के लिए तैयार थे। यार मोहम्मद ने पेशावर को छोड़ दिया और आसपास की पहाड़ियों में जाकर छुप गया। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे वो पेशावर को बचाना ही नहीं चाहता था, वरना तो वो रणजीत सिंह के पास जाकर शरण लेता। महाराजा ने आर्मी को पेशावर की तरफ जाने का हुक्म दिया। पंजाबी जर्नैलों मिस्टर दीवान चंद, हरी सिंह नलवा और अकाली फूला सिंह को लीड करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उनके साथ जनरल अलाड, जनरल वेंचुरा और गोरखा बाल भद्र को अपनी ताज़ा तरीन बटालियंस के साथ भेजा गया। प्रिंस शेर सिंह और सरदार हरी सिंह नलवा ने आगे जाकर फ्रंट टुकड़ियों को लीड किया। उन्होंने नदी के ऊपर एक पीपा पुल बनाया जिसको पंटून ब्रिज कहते हैं और किले तक पहुंच गए। महाराजा भी आराम से जंगली जानवरों और पानी के पक्षियों का शिकार करते हुए जनवरी के ख़त्म होते होते नदी के पूर्वी किनारों यानी कि ईस्टर्न बैंक्स पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बनाए गए पीपा पुल को पठानों ने तोड़ दिया था, जिससे उनको काफ़ी निराशा हुई। उनके बेटे को, जिसने किले पर कब्जा किया था, चारों तरफ से घेर लिया गया था और वहाँ पर बैठे हुए लोग जो चारों तरफ बैठे हुए थे उसके खून के प्यासे थे। इस घेरे को अंजाम देने वाले अजीम खान के भाई दोस्त मोहम्मद और जब्बार खान थे। दोस्त मोहम्मद जो दरबार को कई दफ़ा नजराना दे चुका था, और जब्बार खान जिसको 4 साल पहले कश्मीर से लाहौर की आर्मी ने बाहर कर दिया था। पहाड़ों में बर्फ़ पिघलने लगी थी, जिससे जो नदी थी उसमें पानी भरने लगा और नदी उफान पर थी। दोबारा से पुल को ठीक करने के लिए इंजीनियर काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उधर से अफगान वहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। फिर एक दिन शाम को एक भेदिए ने सूचना दी कि अफगानों ने अगले दिन किले में शेर सिंह की आर्मी को खत्म करने की प्लानिंग की। अब मामला गंभीर हो चुका था और एक पल भी गंवाना भारी पड़ सकता था। सुबह के वक्त जल्दी अंधेरे में महाराजा ने अपने सिपाहियों को जैसे भी हो अपनी पूरी ताकत लगाकर नदी पार करने का हुक्म दिया। सबसे पहले उन्होंने खुद अपने घोड़े समेत नदी की तेज धार में प्रवेश किया। बाकी आर्मी उनके पीछे थी। हाथी, ऊंट, घोड़े और खच्चर अपने अपने सवारियों को लेकर नदी के तेज धार को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे। नदी के उस तेज बहाव में कईयों के पैर उखड़ गए और वो उस बेरहम पानी के अंदर समा गए। कई बहुत महंगी चीजें और सामान भी पानी में डूब गए। इससे पहले कि अफगान निशानेबाज वहां पर पहुंचकर अपना काम करते, जैसे तैसे लाहौर आर्मी ने नदी के दूसरे किनारे पर अपना कब्जा कर लिया था। अंधेरे की वजह से वहां पर मोर्चा संभाले हुए गाजियों को जब इसका एहसास हुआ, तब तक देर हो चुकी थी। इसका एहसास होते ही गाजी भी वहां से भाग खड़े हुए। किले के द्वार खोल दिए गए और प्रिंस शेर सिंह ने अपने पिता का हार्दिक स्वागत किया। नौशेरा और पेशावर के बीच एक नदी बहती है
जिसको लानबई नदी कहते हैं। इस नदी के वेस्ट की तरफ वाले किनारे पर अफगान आर्मी बैठी हुई थी और उसके दूसरे किनारे पर वो गाजी बैठे हुए थे जो अभी अभी किले से निकलकर यहाँ आए थे। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने जर्नलों से इसके बारे में कंसल्ट किया। जनरल वेंचुरा ने कहा कि जितना जल्दी हो सके इन पर हमला करना चाहिए। इस वक्त हमारे फौजी इन पर 10 गुना भारी हैं, लेकिन अगर हमने देर कर दी तो नदी के दूसरे किनारे से अफगान आर्मी नदी पार करके इन गाजियों को ज्वाइन कर लेगी। तब इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। लाहौर आर्मी के तोपखाने ने नौशेरा के इलाके को घेर लिया और इस किनारे पर नदी के पार बैठी अफगान सेना के इस तरफ तोपों की तैनाती कर दी। पैदल सेना और घुड़सवारों ने पीर सबक की पहाड़ी पर बैठे हुए गाजियों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। इसी पीर सबक की पहाड़ी को टिब्बा टिरी भी कहा जाता है पंजाबी। जब अजीम खान को लाहौर आर्मी की इस मोर्चेबंदी के बारे में पता चला तो वो जल्दी से पेशावर को छोड़कर अपने भाइयों के पास वहां पहुंच गया, लेकिन नदी के किनारे पर तैनात तोपों की वजह से नदी पार करके गाजियों से मिलना लगभग उस वक्त नामुमकिन था। अब तक रणजीत सिंह हमला करने के लिए तैयार हो चुके थे। वो एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए और लड़ाई के लिए तैयार सैनिकों से सलामी ली। घुड़सवार सेना अपने रंग में आ चुकी थी। वो जोर से सत श्री अकाल बोलते हुए हमला करने के लिए दौड़ पड़ी। महाराजा ने अपनी कृपाण को अपने माथे से लगाकर उनके अभिवादन को स्वीकार किया और अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर मूरक्राफ्ट ने इस सीन को अपने एक पत्र जो उसने अंग्रेज गवर्नर जनरल को लिखा था उसमें इस तरह बयां किया है कि धनुष, भाले, तलवार, चाकू और अनुशासनहीन भीड़ की फौज का सामना तोपों, मैचलोक बंदूकों और कृपाण वाली एक डिसिप्लिन्ड आर्मी के साथ हो रहा था, जिसकी कमान खुद रणजीत सिंह के हाथों में थी। पैदल सेना ने हमला शुरू किया। कई राउंड फायर किए गए, लेकिन गाजियों पर उनके हमले का कोई भी असर होता दिखाई नहीं दे रहा था। तब घुड़सवार सेना को हमला करने का हुक्म दिया गया। यहाँ पर मूरक्राफ्ट के मुताबिक घुड़सवारों की एक पूरी लाइन ने तेजी से दौड़कर दुश्मन के ऊपर अटैक किया और मुड़कर वापस अपनी जगह पर पहुंच गई। उसके तुरंत बाद घुड़सवारों की दूसरी लाइन ने उसी तरह से तेजी से दौड़कर हमला किया और इस तरह गाजियों पर जबरदस्त हमले का एक सिलसिला शुरू हो गया। अब गाजियों को एहसास हो गया था कि अगर वो दूर से लड़ेंगे तो दुश्मन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और खुद मारे जाएंगे। इसलिए वो पीर सबक पहाड़ी से नीचे उतरे और लाहौर आर्मी पर एक जोरदार हमला बोल दिया। उन्होंने 2 तोपें अपने कब्जे में ले ली, लेकिन इससे पहले कि वो ये जान पाते कि इनको कैसे लोड किया जाए और कैसे चलाया जाए, सिख घुड़सवारों ने वापस उनको छीन लिया। उसी वक्त दरबार सेना के मुसलमान नजीबों और गोरखाओं ने गाजियों पर एक जवाबी हमला किया और उनको पीर सबक की पहाड़ी पर उस तरफ खदेड़ दिया जहाँ पर वो लालदई नदी के किनारों पर पोजीशन लिए हुए तोप खाने की रेंज में आ गए। बंदूकें उनकी तरफ घूम गई और ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। गाजियों ने भागने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अकाली फूला सिंह की कमान में निहंग सिंह उन पर टूट पड़े और कट्टरपंथियों के जत्थे लगभग 1 घंटे तक आमने सामने की घातक लड़ाई में एक दूसरे के साथ लड़ते रहे। इसी दौरान फूला सिंह के घोड़े को गोलियां लगी और वो घोड़ा मारा गया। इसके बाद वो एक हाथी पर सवार हो गए और यहीं पर शायद वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे। हाथी पर बैठे हुए अकाली फूला सिंह गाजियों को साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अफगानों को उनसे पुरानी रंजिश थी। वो देख रहे थे कि ये वही आदमी है जिसने कई बार उनको नीचा दिखाया है। उन्होंने अपनी बंदूकों के मुंह उनके हाथी के होदे की तरफ मोड़ दिए। अकाली फूला सिंह का शरीर गोलियों से छलनी हो गया और वो अपने हाथी के ऊपर ही गिर गए। उनके शहीद होने की खबर ने निहंगों को गुस्से से भर दिया। फिर उन्होंने दुश्मनों को मौका नहीं दिया। एक एक करके अफगानों की लाशें गिरने लगी। दोपहर में गाजियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब उनका विनाश निश्चित हो चुका था जब सिख घुड़सवार आर्मी उनके ऊपर काल बनकर टूटी। नदी के दूसरे किनारे से मोहम्मद अजीम खान इस नरसंहार को देख रहा था। शाम होते होते उसने देखा कि कुछ गाजी बचकर लड़खड़ाते हुए अटोक नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 300 के आसपास लोग इस कोशिश में डूब गए। अवतार सिंह संधू अपनी किताब जनरल हरि सिंह नलवा में कहते हैं कि इस लड़ाई में लगभग 10,000 के आसपास पठान मारे गए थे, लेकिन खुशवंत सिंह ने यह तादाद 4,000 के आसपास बताई। अकाली फूला सिंह की शहीदी से हुई कमी को भर पाना नामुमकिन था। वो एक अद्वितीय योद्धा थे जो कभी कभार ही पैदा होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जान देकर अफगानों की एकजुटता को तोड़ दिया था, जिसको वे दोबारा कई सालों तक हासिल नहीं कर पाए। हालांकि आमने सामने की लड़ाई में पठानों ने जो बहादुरी दिखाई उसका भी कोई सानी नहीं, लेकिन उनकी फौजें इकट्ठी नहीं हो सकी तो वो आगे कुछ भी नहीं कर पाए। बरकजई सरदारों में सबसे बहादुर अजीम खान ने इसके बाद फिर सिखों से लड़ने के लिए सोचा हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन
उस रात के अंधेरे में सुनाई दे रही उनकी गर्जना से उसके वो सपने चकनाचूर हो गए होंगे, ऐसा भी लगता है। खुशवंत सिंह अपनी किताब रणजीत सिंह महाराजा ऑफ द पंजाब में कहते हैं कि अब अजीम खान को पेशावर के लोगों का सामना करने में शर्म आ रही थी। इसके बाद यहाँ से वो कभी पेशावर वापस नहीं जा सका। उसके कदम खुद ब खुद अफगानिस्तान की तरफ मुड़ गए, जहाँ पर कुछ वक्त के बाद उसकी मौत हो गई। दोस्तों, नौशेरा की लड़ाई के बक्सर के युद्ध की तरह बड़े महत्वपूर्ण नतीजे देखने को मिले। इसने अजीम खान के भाग्य को तो बदला ही, लेकिन सिंधु नदी और पेशावर के बीच के देश पर सिखों का वर्चस्व स्थापित हो गया। 3 दिन के बाद महाराजा अपनी विजयी सेना के साथ वापसी के दौरान पेशावर पहुंचे। पेशावर के नागरिकों ने उनका स्वागत किया और उपहार भेंट किए। रात को उनके स्वागत में बाजार जगमगाने लगे। महाराजा ने उस इलाके पर अपने खुद के नियंत्रण के बजाय बरकजई सरदारों को अपने देश पर शासन करने की परमिशन दे दी, लेकिन उस इलाके से सालाना ट्रिब्यूट मनी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सरदार हरि सिंह नलवा को सौंपी गई, जिन्होंने सन 1834 तक इसको सफलतापूर्वक जारी रखा।